All right. So in last class we were doing the electric circuit. Circuit के मैंने लास्ट में तुम्हें सिंबल बनाने को दिए थे, ये सबने बना लिए थे, राइट? तो अभी तक क्या क्या हुआ है उसका मैं ये 5 क्वेश्चंस आई हैव गिवन फॉर द होमवर्क, ठीक है? इसमें से कौन से क्वेश्चन में डाउट था? फर्स्ट एंड थर्ड में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है? हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू अ 6 each coulomb of charge is passing through a 6 volt battery. मैं एक ब्रीफ रिवीजन दूं अगर तुम्हें, तो हमने लास्ट क्लास में ये किया था कि हर एक जब करंट पास होता है तो हमारे पास कुछ वोल्टेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वोल्टेज। वोल्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं उसे? पोटेंशियल डिफरेंस। जिस जिस जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहां पे फ्लो ऑफ चार्जेस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? चार्ज बाय वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन अपॉन चार्ज। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज 6 वोल्ट। आदित्य अब होमवर्क कंसिडर नहीं होगा, सो डोंट स्ट्रेस, इतना बीच में कर करके भेजने का कोई पॉइंट नहीं है। अच्छा, तो 6 वोल्ट वर्क किया जा रहा है पासिंग थ्रू ईच का मतलब कितने कूलम? 1। तो चार्ज मींस 1 कूलम। ईच कूलम माने 1 कूलम पे, तो चार्ज हो गया 1 कूलम। और वर्क इज एक्चुअली इक्वल टू एनर्जी, यस और नो? तो एनर्जी इज वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो कितनी एनर्जी लगी? 6 जूल एनर्जी। इज दिस क्वेश्चन क्लियर, यस और नो? नहीं है क्लियर तो पूछ लो। हाँ बोलो सर, एक बार फिर से क्या समझ नहीं आया? बोलो हुआ क्या है? तो जादू करें, लास्ट क्लास समझ आ जाए। लास्ट क्लास तो मैंने अटेंड करी थी, मैंने उससे पहले वाली नहीं अटेंड करी थी। पोटेंशियल डिफरेंस वाली थोड़ी करी थी तुमने? सर नहीं तो बोलो ना, जो सर 1.5 आवर की थी। हाँ मैंने नहीं करी थी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जस्ट स्टार्टिंग में क्लास की तो मैंने नहीं करी, है ना? तो इसका क्या मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वी डोंट हैव टू मिस द क्लास। क्लास नहीं मिस करेंगे तो फिर कैसे समझ आएगा? जादू तो मेरे को आता नहीं, ठीक है? तो अब पॉइंट इज दिस कि सुनो मेरी बात, इधर ध्यान दें। पोटेंशियल डिफरेंस होता है बैटरी के अक्रॉस, होता है चीज़ों में, होता है पोटेंशियल डिफरेंस। उसमें क्या होता है, जहाँ पे भी चार्जेस सेपरेट होते हैं उनके अक्रॉस एक डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल होता है। क्या होता है? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V से। और कभी हमें निकालना हो कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, तो उसका एक फॉर्मूला है, इट इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज। इस बैटरी में चार्ज भरने के लिए कुछ काम किया जाएगा बिजली की कंपनी द्वारा जो बैटरी बनाती है, और उसने कितना वर्क किया डिवाइडेड बाय उसने कितना चार्ज ऐड किया, वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाती है। अब वो कह रहे हैं कि कितनी एनर्जी लगी। एनर्जी और वर्क एक ही बात होती है, ये हमने 9th में पढ़ा होगा शायद, कि वर्क डन इज इक्वल टू द एनर्जी। वर्क और एनर्जी सेम होता है, ठीक है? क्लियर है ये पॉइंट? तो वर्क की जगह आई कैन ऑल्सो कॉल एनर्जी। चार्ज 1 कूलम दिया है, वोल्टेज 6 वोल्ट दिए, तो फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर आएगा, ठीक है? ये कंसेप्ट क्या है, इसके लिए 1.5 आवर देने पड़ेंगे क्लास में, ठीक है? क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट, और कौन से क्वेश्चन में डाउट है? नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स इन मेंटेनिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। ये देखो, ये लिखवाया, अ पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी प्रोड्यूस बाय अ बैटरी और अ सेल। तो सेल और बैटरी की हेल्प से ही हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखा नहीं था, कोई नहीं, अब दिख गया, ठीक है? और किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा, व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। तो इन शॉर्ट वो 1 वोल्ट की डेफिनेशन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये होना चाहिए, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ 1 कूलम चार्ज। अक्षय क्लियर? कौन सा? 4th। अक्षय क्लियर? 4th क्वेश्चन, हाउ मच चार्ज फ्लोज थ्रू अ, यस अक्षय, आर यू देयर? Akshay is not here.
अच्छा अक्षय है। अक्षय समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मच चार्ज फ्लोज थ्रू अ वायर विच हैज, अच्छा एम्पेयर किसकी यूनिट होती है? करंट की। किसकी? करंट कितना गिवन है? 12 एम्पेयर एंड इट फ्लोज थ्रू फॉर 1 आवर। टाइम कितना हुआ? 1 आवर। 1 आवर इज हाउ मेनी सेकेंड्स? 60 मिनट्स और फिर 60 सेकेंड्स, तो 3600 60 इंटू 60 सेकेंड्स, टोटल 3600 सेकेंड्स। ठीक है, टाइम हमारे पास 3600 सेकेंड्स। Q और I का करंट का फॉर्मूला ये तो हमने किया था Q बाय टी, I इज इक्वल टू Q बाय टी। ये तो फर्स्ट क्लास में किया था ना अपन ने, ये याद है? चार्ज अपॉन टाइम। नहीं, कहां तक नोट्स है तुम्हारे पास? पुण्य इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों छोड़ दो? कहां तक किया है? दिखाओ मुझे। उसके बाद टाइम था, इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं या फिर बहुत अब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं सारी वीडियोस दे दूंगा इलेक्ट्रिसिटी की, पर कोई इलेक्ट्रिसिटी को इग्नोर मत करना, लाइट की तरह तुम्हारा पीछा करेगा ये। ठीक है, तो ये मैं इलेक्ट्रिसिटी की सारी वीडियोस भेज दूंगा। तुम्हें जितनी बार समझ नहीं आया 10 बार देखो वीडियो, कभी तो दिमाग में घुसेगा। ठीक है, वो एक स्टोरी, पत्थर पे रस्सी से भी निशान आ जाते हैं, पानी से भी निशान आ जाते हैं। तो अगर तुम्हारा दिमाग पत्थर का बना है तो तुम 10 बार भी उसको देखोगे तो कुछ तो घुसेगा। और अगर कोई डाउट आता है तो मैं हूं, पर डाउट आने पे ये नहीं कि सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ओहो तो वो नहीं चलेगा। तो मुझे पूछो, सेंसिबल क्वेश्चन पूछो, सर करंट में Q बाई टी क्यों होता है? मैं उसका सेंसिबल जवाब दूंगा। तुम बोलोगे सर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फिर तो मैं समझा चुका हूँ ना बेसिक्स। तो तुम क्वेश्चन पूछो, न्यूमेरिकल पूछो, जितनी पूछो। अगर चलो कुछ छूट भी गया, पीछे तुम एब्सेंट भी थे तो तुम दोबारा देख लो। अगर तुम्हें एब्सेंट थे और तुम्हें वीडियो से समझ नहीं आ रहा तो मेरे पास आ जाओ, पर नोट्स तुम्हारे पास होने चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें 2 घंटे दूंगा, 4 घंटे दूंगा, मैं कराऊँ। ठीक है, अच्छा तो पॉइंट इज दिस कि करंट इज इक्वल टू Q बाय टी, और हमारे को करंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, चार्ज निकालना है। तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी। Q इज इक्वल टू I इंटू टी। I 12 एम्पेयर और 3600 हमारा कूलम्स। तो कूलम्स का आंसर आ जाएगा यहाँ पे। कितना आया था इसका आंसर? 43,200 कूलम। ठीक है, क्लियर है ये सबको? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में भी डाउट आ रहा है। अब सारा होमवर्क तो मैं ही करता हूँ सारा। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा दो। लो जल्दी, आगे टॉपिक भी करने हैं हमें। डन? यस सर। अच्छा, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग 50 कूलम चार्ज अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 मिली वोल्ट। 12 मिली वोल्ट को क्या लिखा सहज? व्हाट डिड यू राइट इट? ठीक है, तो ऐसे क्यों लिखा खुशिका? अच्छा नहीं किया। तो 1 मिली इज इक्वल टू 10 raised to power -3। 1 मिली इज इक्वल टू 10 to the power -3, याद रखेंगे। अच्छा, जैसे 1 सेंटी, तुम्हें क्या प्रॉब्लम होती है? मैं लिख दूं सारी कन्वर्जन्स? सर एम या एम ए सेम होता है ना फिर? अभी बताता हूँ। m मिली होता है, v तो वोल्ट है। सर एम बी या एम ए? 1 किलो इज, ये कन्वर्जन याद रख सकते हो। ठीक है, तो 1 मिली वोल्ट विल बी इक्वल टू 12 इंटू 10 raised to power -3 वोल्ट।
अगर ए होता तो एम्पेयर होता ना, वो करंट होता है। क्या करंट और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है? नो। ठीक है, क्लियर। अच्छा, ये मेरे पास वोल्टेज, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये क्या है? पोटेंशियल। अच्छा, और 50 कूलम चार्ज है। चार्ज कितना है? 50 कूलम। तो ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? अभी मैंने कराया पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 12 इंटू 10⁻³ वर्क डन मुझे निकालना है, और चार्ज कितना है? 50 कूलम। तो वर्क डन इज इक्वल टू 5 इंटू 12 इज 60 और 2 जीरो इधर बचेंगे, तो कितना आएगा? 6 इंटू 10⁻⁻1 और 0.6 यही आया जूल्स। ये कैलकुलेशन सबको क्लियर है या डाउट है तो पूछो। किया इज दिस क्लियर? अनुभव, काशवी, मुदित, मंजीत, ये आंसर कैसे आया? देखो 5 इंटू 12 60 होता है, 12 इंटू 5 क्या होता है? 60। तो ऊपर 60 बनेगा, 50 भी आएगा। तो 60 इंटू 50 में से 200 निकाल दूं, 100 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करूं, 10⁻- बचेगा। देखो 60 इंटू 50 इंटू 10⁻³ ये होने वाला था। अगर मैं 50 को इधर ले जाऊं तो यानी कि 600 हो जाने वाला था। क्या होने वाला था? 600। 2 जीरोस को 10⁻² लिख सकता हूं, 10⁻² और 10⁻³ बचेगा क्या? 10⁻⁻1। क्योंकि बेसिस अगर सेम होते हैं तो पावर्स ऐड होती हैं। बेसिस सेम है तो पावर्स, तो 2 और -3 ऐड करा तो कितना बना? -1। समझ आई है बात? सर 0.6 जूल का मतलब क्या हुआ? हाँ, 0.6 जूल का मतलब वर्क हुआ है वर्क कितना हुआ? 0.6 जूल। मतलब समझा नहीं? बनते तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछना, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया। वर्क डन इन मूविंग दिस चार्ज इज 6 जूल। यूनिट है, अच्छा जूल्स नहीं पता क्या? जूल क्या होता है? नहीं सर। अच्छा, ये एक्चुअली अगर जूल मैं बता रहा हूँ, देखो जूल इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क। जूल किसकी यूनिट है? एनर्जी ऑफ एनर्जी एंड वर्क। क्योंकि 9th नहीं पढ़ के आए हैं, कोई भी नहीं पढ़ के आया इनफैक्ट, तो मुझे पता है तुम सबका। तो जूल, ये वर्क एनर्जी पावर में था क्लास 9 में। तो जूल जो होती है एनर्जी या वर्क की यूनिट होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें क्या पसंद है, साइंस या मैथ्स? साइंस। साइंस। अच्छा ठीक है, चलो छोड़ो इसे। ठीक है, तुम्हें फुटबॉल खेलने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी या लूडो खेलने में? लूडो खेलने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी? उंगलियां दर्द हो जाएंगी ना तुम्हारी खेल खेल के लूडो। इतना खेलोगे, दिमाग ज़्यादा चलता है। तो द पॉइंट इज वर्क जो होता है वो फिजिकल होता है फिजिक्स में। ठीक है, फिजिकल माने डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए और फोर्स लगना चाहिए। लूडो में इतना सा फोर्स लगता है, इतनी सी डिस्प्लेसमेंट होती है। फुटबॉल में डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होती है और फोर्स भी ज़्यादा लगता है। जहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है फिजिक्स के अकॉर्डिंग वो वर्क है। ठीक है ना? तो सपोज फुटबॉल खेलने में तुम्हें लगेंगे जूल, 1000 जूल, तो तुम्हें लूडो खेलने में कितने लगेंगे? 5 जूल। उसके कम कौन सा? लूडो है पर बहुत ही कम एनर्जी लग रही है फिजिक्स के अकॉर्डिंग। फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क है पर बहुत लिटिल। अच्छा, पढ़ना, बुक पढ़ना, इज इट अ वर्क? लगता है तुम्हें वर्क, पर फिजिक्स के अकॉर्डिंग देयर इज नो वर्क इन रीडिंग। ठीक है, तो फिजिक्स का वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम डे टू डे लाइफ में जो हम वर्क बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा नहीं घर जाके मम्मी बोले पढ़ो, ये तो कोई काम ही नहीं है मम्मी, क्यों करें? तो पॉइंट इज दिस कि फिजिक्स का वर्क डिस्प्लेसमेंट और फोर्स पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट माने किसी चीज का चल के जाना और फोर्स माने किसी चीज पे एनर्जी लगा के फोर्स लगाना। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे मैंने वर्क कितना किया और यहाँ पे वर्क कितना किया?
या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि कितनी एनर्जी लगाई मैंने इस काम में और इसमें कितनी एनर्जी लगाई। तो वर्क और एनर्जी की यूनिट सेम होती है। तुम समझ पा रहे हो क्यों? क्योंकि वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। जितने जूल का वर्क होता है उतने जूल की एनर्जी लगती है। तो अगर क्वेश्चन में हमसे एनर्जी पूछ लिया जाए वर्क की जगह तो कंफ्यूज नहीं होंगे। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या किसी एनर्जी के बिना काम हो सकता है? बिना एनर्जी के कोई काम करके बताओ, सोने के अलावा। और वैसे तो सोना भी काम नहीं है क्योंकि वो फिजिक्स का वर्क नहीं है ना। तो वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीवन? यस और नो? यस सर। नेक्स्ट। तो अब आगे नया टॉपिक करते हैं आज का। सर जो कूलम है वो फिर चार्ज की ऐसा यूनिट है। कौन सा? कूलम। यस, ओम्स लॉ। तो सर एक कूलम कितनी वैल्यू के इक्वल है? एक कूलम कितने कितने के इक्वल है? कितने क्या के इक्वल है? सर उसकी जो ये सर जैसे समझ नहीं हाँ, जैसे सर जैसे 1 किलोमीटर 1000 मीटर। हाँ 1000 मीटर की इक्वल है तो एक कूलम कितने की इक्वल है? ये जो होती है, जो तू किलो बोल रहा है, सेंटी, डेसी, डेका, इनको बोलते हैं प्रीफिक्सेस। इन्हें क्या बोलते हैं? प्रीफिक्सेस आर नॉट यूनिट्स। देखो इधर, प्रीफिक्सेस आर नॉट यूनिट्स। यूनिट है वोल्ट, एम्पेयर, ठीक है? ये प्रीफिक्स है, ये यूनिट के आगे लगती हैं। 1 मिली वोल्ट, 1 सेंटी वोल्ट, 1 किलो वोल्ट, राइट? 1 मिली एम्पेयर, 1 सेंटी एम्पेयर, 1 किलो एम्पेयर, 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर। दीज आर प्रीफिक्सेस, दीज आर नॉट यूनिट्स। यूनिट एक चीज की एक ही होती है, ऐसा है। तो कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ करंट एंड वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। अब इनका रिलेशन तुम आपस में बना सकते हो कि वोल्ट का कूलम के साथ क्या रिलेशन है, एम्पेयर का साथ क्या रिलेशन है। वो हमने पहले किया जब हमने डेफिनेशन करी थी, तो वो 1.5 घंटे की क्लास। मैं ये पूछा था कि जो एक कूलम है वो कितने चार्ज की इक्वल है? कूलम चार्ज की इक्वल हुई। कूलम तो चार्ज की यूनिट है, कूलम चार्ज की इक्वल कैसे हो सकता है? कूलम तो यूनिट है चार्ज की। 1 मीटर कितने लेंथ की इक्वल है? कैसे बता सकते हैं? क्योंकि मीटर तो लेंथ को नापने के लिए है ना। 1 मीटर कितने लेंथ की इक्वल है? 1 मीटर कितने लेंथ की इक्वल है? हाँ नहीं। 1 कूलम कितने चार्ज की इक्वल है? नहीं बता सकते ना, ठीक है? समझ आया? तो वो तो उसमें नापा जाता है। कोई चीज किसी में नापी जाती है तो उसको कैसे, अगर नापा ही किसी चीज में जाता है तो उसको कैसे बताओगे? उसका रिलेशन और यूनिट से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम मुझसे पूछो 1 एम्पेयर कितने कूलम पर सेकेंड के इक्वल है, तो मैं बताऊंगा। तुम मुझे बोलो 1 वोल्ट कितने जूल पर कूलम के इक्वल है, तो मैं बताऊंगा, और वो मेरी डेफिनेशन से आएगा। ठीक है, समझ आया बात? ठीक है। सर कुछ समझ नहीं आया। नहीं समझ आया? क्या नहीं समझ आया? पूछो। कुछ भी नहीं आया। कुछ भी नहीं समझ आया? वही तो पुण्य और हर्ष को नहीं समझ आ रहा क्योंकि क्लास मिस है। ये क्लास देखो, ये मैंने सब, मुझे सारे के सारे बताओ, क्या ये मैंने कराया था कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 कूलम पर 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम पर 1 सेकेंड, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम? तो मैं पूछ रहा था, अब समझ में आ गया। तो ये नहीं पूछ रहा था, तू जो पूछ रहा था वो गलत था, ये सही है। पूछने का तरीका गलत था ना, तो वो सही कर रहा था। अब समझ में कैसे आ गया बताइए? 1 जूल कितने? 1 कोई बात नहीं, तुझसे बाद में बात करता हूँ, रुको। ठीक है, तो पॉइंट इज दिस, लास्ट क्लास देखो फिर पूछो। ठीक है, अच्छा, ओम्स लॉ। मेरी बात सुनो। हमारे पास ये है एक वायर, सपोज दिस इज अ वायर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। किसकी? एल्यूमिनियम इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस और नो? और ये है वायर कॉपर की, ये किसकी है? दोनों को मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी से। जल्दी मैं पीरियोडिक का बड़ा वाला टेस्ट लेने वाला हूँ, जैसे हमारे नॉर्मल टेस्ट होते थे जिसमें MCQ होगा, केस बेस्ड, सब्जेक्टिव,
सब कुछ। ये कल वाला टेस्ट तो बच्चों वाला टेस्ट था। यानी एमसीक्यू को छोड़ के सारे हाँ सब कुछ होगा, एमसीक्यू भी होगा। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। कोई टॉपिक में डाउट है तो मुझसे ले लो पहले। सर क्लास में पूछ ले रहा हूँ। तो मुझे व्हाट्सएप कर दो डाउट, तो मैं व्हाट्सएप पे, अगर व्हाट्सएप वाला डाउट है तो व्हाट्सएप पे, अगर तुम्हें लगता है कि कोई टॉपिक में डाउट है टॉपिक बता दो। कोई टॉपिक भी ऐसा होना चाहिए कि अगर देखो एक वैलेंसी की वीडियो नहीं रिकॉर्ड हुई थी, बाकी सारा हुआ था, तो वैलेंसी वाला मैं एक डाउट क्लास रख लूंगा पीरियोडिक। किया ये चाहते हो कि सारे यस सर। एक डाउट क्लास रख लूंगा जो मैं टेस्ट लूंगा उससे पहले, ठीक है? अच्छा जल्दी लूंगा मैं टेस्ट। एल्यूमिनियम की वायर, एक कॉपर की वायर, दोनों को सेम बैटरी से लगा दिया। किससे लगा दिया? सेम बैटरी से। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो गया दोनों में। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट पास होता है, राइट? यस और नो? तो दोनों में करंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए नहीं? पोटेंशियल डिफरेंस कॉजेस करंट, यस और नो? करंट होता है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का बराबर है। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहते हैं ना। हाँ, बट करंट इन बोथ इज डिफरेंट। व्हाई? क्योंकि जो कॉपर है वो सर क्योंकि रेजिस्ट होगा अभी दोनों वायर्स में करंट। एक एक करके पहले ये पुण्य क्या बोलना चाह रहे सर जो कॉपर है वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर है और एल्यूमिनियम कम अच्छा है। हो? यस, ठीक है। पूर्णिमा तुम क्या बोलना चाह रहे हो? सर दोनों वायर्स में जो जिससे उनकी कंडक्टिविटी है उसमें वो रेजिस्ट होंगे अभी करंट। मतलब बात यह है कि कॉपर, यहाँ पे कॉपर और एल्यूमिनियम के बीच में थोड़ा डिफरेंस है किसी चीज में, कि दो बच्चे एक जैसे होते हैं क्या? यहाँ पे 25 कंडक्टिविटी 25 बच्चे हैं, ठीक है, क्लास में सपोज 30 बच्चे हैं मेरे क्लास में आकर, तो मैं सबको बराबर पढ़ाता हूँ, सबको पोटेंशियल डिफरेंस बराबर दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ? क्या किसी को ज़्यादा किसी को कम देता हूँ? ऐसा लगता है क्या? कोई है? कुछ बच्चे लिखते थे सर बायस है। क्या मैं बायस लगता हूँ? वैसे वैसे जस्ट आस्किंग। नहीं, बायस मतलब होता है किसी के फेवर करना, किसी को नहीं। नहीं, अच्छा ठीक है, ऐसे ही। तो क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस किसी को फेवर कर रहा है? नहीं। पर क्या सबके मार्क्स इक्वल आते हैं सब बच्चों के? मैं पढ़ाता बराबर हूं, क्या मार्क्स सारे बराबर लाते हैं? नहीं, सबके मार्क्स अलग अलग आते हैं। तो हर एक बच्चे पे डिपेंड करता है। और मार्क्स, मैंने तुम्हें बार बार बोला है, मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता वैसे, ठीक है? तो पर पॉइंट इज दिस कि सबकी अपनी अपनी एक एबिलिटी होती है ना? तो कोई साइंस में अच्छा, कोई मैथ्स में अच्छा, मैं समझता हूँ उस बात को। कोई हिस्ट्री में अच्छा, कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं है पर किसी और चीज़ में अच्छा है, ठीक है? द पॉइंट इज दिस, इसी तरीके से हर एक मेटल की अपनी प्रॉपर्टी होती है, टू वो अपना करंट जो उनके अंदर पास करता है वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि करंट यहाँ पर जो कॉपर में जाए वो जाए 2 एम्पेयर और एल्यूमिनियम में जाए करंट 0.5 एम्पेयर, ठीक है? तो पॉइंट इज दिस कि मैंने दोनों को बराबर पढ़ाया, पर एक 2 नंबर लाया और एक आधा, है ना? तो ये कोई चीज, ये कोई प्रॉपर्टी है जो मेरे पढ़ाने के अलावा तुम्हारी लाइफ में है ना? वो फोन हो सकता है, वीडियो गेम हो सकता है, या और भी बहुत चीजें हो सकती हैं। तो पॉइंट इज दिस कि यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बराबर दे रहे हैं तो करंट बराबर नहीं आ रहा है। तो अगर मुझे देखना है कि कितना रिलेशन आ रहा है मेरे पढ़ाने में और तुम्हारे नंबर में, तो मैं बोलूँगा रेशो निकालते हैं। बोलूँगा कि नहीं बोलूँगा? रेशो यही काम करती है ना, चीज़ों को कंपेयर करने में हेल्प करती है मैथ्स में। तो अगर मैं रेशो लगाऊं कि मैंने तो 6 वोल्ट पढ़ाया, मैंने तो 6 नंबर के लिए पढ़ाया था, पर तुम लेके आ रहे हो 2। मैंने 6 वोल्टेज दी थी पर करंट तुम कितना ला रहे हो? 2। तो तुमने कितना इसको रोका, कितना बेकार किया, तो वो पता चलेगा कि कितनी वोल्टेज दी थी अपन कितना करंट मैंने दिया। तो ये 3 ओम इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, कि तुमने कितना रेजिस्ट किया पढ़ाई को। तुमने 3 गुना रेजिस्ट किया। रेजिस्टेंस का साइन है, इसे बोलते हैं ओम, ठीक है? इसी तरीके से ये किसके लिए था? ये कॉपर के लिए। किसके लिए था? कॉपर।
एल्यूमिनियम के लिए फॉर्मूला क्या होगा? 6 डिवाइडेड बाय 0.5 A, ठीक है। और इसका आंसर क्या आएगा? 12, है ना। तो दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ व्हाट? कॉपर। दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम। तो पॉइंट इज दिस कि करंट, अच्छा मैंने पढ़ाया 6, मैंने क्या पढ़ाया? कितने मार्क्स के लिए पढ़ाया? 6। तुम लाए कितना? 2। तो तुम्हारी एक वैल्यू निकाली मैंने कि तुम कितना रेजिस्ट कर रहे हो पढ़ाई को, तो तुम्हारी रेजिस्टेंस कितनी आई? 3 ओम। ऐसे ही मैंने एल्यूमिनियम को दिया 6, पर उसने करंट कितना पास किया? 0.5। तो एल्यूमिनियम कितना रेजिस्ट किया? 12, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज द टेंडेंसी ऑफ अ कंडक्टर या सब्सटेंस टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि करंट को पास नहीं होने देना। किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है? जो आधा नंबर लाया है या जो 2 नंबर लाया है? जो आधा नंबर लाया है वो रेजिस्ट कर रहा है पढ़ाई को कि भाई मेरे को तो पढ़ना ही नहीं है, सर पढ़ाते रहे, टॉक टू माय हैंड, है ना। तो पॉइंट इज दिस कि रेजिस्टेंस उसकी ज्यादा होगी जिसका करंट कम पास होता है, जिसका करंट कम पास होता है। तो पॉइंट इज दिस, रेजिस्टेंस इज व्हाट? रेजिस्टेंस इज द टेंडेंसी टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू अपोज द फ्लो ऑफ, टेंडेंसी ऑफ कंडक्टर लिखना चाहिए पहले मुझे, टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसे डस्टबिन में डाल, नीचे कोई पड़े हुए ना कब तो देख लेना। टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। ठीक है। करंट को कौन ज्यादा रोक रहा है? एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम कितना करंट पास कर रहा है? 0.5। कॉपर 2। रेजिस्टेंस कॉपर की भी है, पर रेजिस्टेंस कॉपर की एल्यूमिनियम से कम है। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज V, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड डिवाइडेड बाय करंट पास्ड। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द करंट। इज रेजिस्टेंस। ये टॉपिक समझ आया? व्हाट इज रेजिस्टेंस? यस और नो एवरीवन? कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। सर जो भी आपके ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है उसका आंसर क्या होगा फिर? वो कह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस causes the current but the current is different in both. What is the reason? Different materials have different resistance. हर एक बच्चे की पढ़ाई ना करने की एबिलिटी अलग होती है। कोई बिल्कुल ही नहीं करता, कोई थोड़ा बहुत कर लेता है। Different material have different resistance. That is the reason why कि चाहे सेम वोल्टेज अप्लाई करें तो हमारा करंट अलग अलग पास होता है। जूम कर दो। यस, क्लियर? तो लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल। एक बार पुरानी स्लाइड दिखा दो। ये लो, जल्दी करो। वो होती नहीं है, मैंने एग्जाम्पल लिया। ये वाला पॉइंट समझ आ रहा है? किसी को कोई डाउट नहीं? पक्का? और किसी को डाउट? क्लियर है? रक्षित? एम्पेयर करंट की यूनिट। अच्छा, चलो एक ही सर्किट लेते हैं, एक ही वायर लेते हैं, ठीक है, पर वोल्टेज बढ़ाते हैं। मतलब क्या है
कि ये एक वायर है, सपोज इसको बल्ब के साथ लगा दिया, और इसको मैंने वोल्टेज के साथ लगा दिया। किसके साथ लगा दिया? वोल्टेज के सोर्स के साथ। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, सॉरी ऐसा कोई वो था क्या? रियोस्टैट का एक सिंबल था ना, पर वो रेजिस्टेंस पे था, है ना? अच्छा, एनीवेज मैं क्या कर रहा हूँ, वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ। बैटरी में सेल बढ़ाता हूँ तो वोल्टेज बढ़ती है। ठीक है, तो पहले मैंने वोल्ट लिए, 2 वोल्ट का सेल लिया, फिर मैंने 4 वोल्ट का सेल लिया, फिर मैंने 6 वोल्ट के सेल लिए, फिर मैंने 12 वोल्ट का सेल लिया। ऐसे किया, मैंने वोल्टेज बढ़ाई। तो डू यू थिंक करंट इन दिस वायर विल ऑल्सो इंक्रीज? ठीक है, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट होता है, यस और नो? तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट होता है। तो 2 वोल्ट में सपोज करंट था 10 एम्पेयर, 4 में होगा 20 एम्पेयर, और 6 में मैंने देखा इट वाज 30 एम्पेयर, और 12 में इट वाज 60 एम्पेयर। तो जब मैंने क्या किया, मैंने वोल्टेज बढ़ाई और मैंने करंट को नापा। ठीक है, वोल्टेज और करंट को नापने के लिए मैं यहाँ पे बनाना भूल गया, तुम थोड़ा सा उसको करके बना सकते हो। अच्छा चलो अभी रहने दो, उसको बाद में करते हैं। रेजिस्टेंस इज वोल्टमीटर सेम। और एमीटर, एक एमीटर लगा दो इसके अंदर। बस एक डिवाइस होती है जो कि करंट को मेजर करने के लिए लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड एमीटर। एमीटर से करंट देख के मिलेगा। क्या पूछ रहे थे, पूछना पूर्णिमा? मैं कह रही हूँ सब में रेजिस्टेंस तो सेम आ रही है। रेजिस्टेंस सेम आ रही है, हाँ। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, क्या बढ़ा रहा हूं? वोल्टेज, उसी के साथ साथ मेरा करंट बढ़ेगा, हाँ या ना? तो ये प्रोपोर्शनल होगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा या कर्व लाइन बनेगा? यहां पे करंट और यहां पे, ठीक है, तो वोल्टेज पहले कितनी थी? 2, फिर 4, फिर 6, फिर 6 का डबल 12, ये लिया मैंने। ठीक है, 2 4 6 12। अच्छा, 2 पे वोल्टेज कितनी थी? 10, 4 पे कितनी हुई? 20, 20 के बाद 30, और 30 के बाद 60। ठीक है, यहाँ पे क्या लगाया मैंने? यहाँ पे आई लिखना चाहिए मुझे, आई। दिस इज करंट, दिस इज वोल्टेज। अच्छा, तो ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं मैं। स्ट्रेट लाइन आएगा, it will be a straight line graph, yes or no? तो मैं ये कह रहा हूं, potential difference is always, या current passed is always directly proportional to the voltage applied. Current passed is always proportional. Proportional का मतलब जानते हो? इसका मतलब क्या होता है, ये जानते हो? नहीं, अच्छा ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, ये जानते हो? क्या मतलब होता है? सर कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। इट्स लाइक तुम्हारे स्कूल के मार्क्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर हार्ड वर्क। ये साइन का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या मतलब होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसा होगा कि हार्डवर्क बढ़े पर मार्क्स कम हो जाए, ऐसा हो सकता है? जस्ट अगर तुम मैथ्स के पेपर में साइंस का पढ़े हो तब हो सकता है, पर वो चीज अलग है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर एक बढ़े तो दूसरा उसके साथ बढ़े, पर मार्क्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम स्पेंट ऑन इंस्टाग्राम।
है ना। ऐसा भी होता है कि अगर इंस्टाग्राम पे टाइम ज्यादा स्पेंड करे तो मार्क्स क्या हो जाते हैं, कम होते हैं कि नहीं। तो इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जब साइन वही है पर इनवर्स में लिख देते हैं। तो जब भी हम ऐसे करें तो हम उसे बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोलेंगे? सर कौन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर टाइम स्पेंड ऑन इंस्टाग्राम बढ़ेगा तो ये फ्रैक्शन 1 बाय टाइम स्पेंड ऑन इंस्टाग्राम कम होगी। मतलब सिंबल कुछ नहीं है, सिंबल वही रहता है प्रोपोर्शनल का, पर उस चीज को हम इनवर्स में लिख देते हैं जो चीज उल्टी होती है। समझ में आई बात? देखो अगर मैं ये प्रोपोर्शनल का साइन वही है, ये साइन किसका है? प्रोपोर्शनल का। ये किसका है? प्रोपोर्शनल। और ये भी साइन किसका है? प्रोपोर्शनल का। तो मार्क्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्ड वर्क। पर देखो ये चीज देखो, ये इनवर्स का फॉर्मूला है कि नहीं? मतलब 1 बाय समथिंग इज इनवर्स ऑफ दैट थिंग, यस और नो? जस्ट करेक्ट। तो टाइम स्पेंट ऑन इंस्टाग्राम है या इनवर्स ऑफ टाइम स्पेंट ऑन इंस्टाग्राम है? ये इनवर्स ऑफ टाइम स्पेंट ऑन इंस्टाग्राम से प्रोपोर्शनल है मार्क्स, तो आई विल कॉल इट प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली। जो टाइम स्पेंड वाला है इसको हम हार्ड वर्क भी लिख सकते हैं इस तरीके से। हाँ तुम हार्डवर्क भी लिख सकते हो। नहीं लिख सकते, अगर तुमने हार्डवर्क लिख दिया, नहीं तो हार्डवर्क बढ़ा तो क्या मार्क्स कम होंगे? नहीं, हार्ड वर्क करेंगे जैसे मार्क्स वो मार्क्स जो इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइड है इसको अगर बैक अप वो अगर तुमने मार्क्स इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय हार्डवर्क लिख दिया, तो ये हमारी दुनिया में तो नहीं होता कि हार्डवर्क बढ़े तो मार्क्स कम हो, ऐसा नहीं। अच्छा जो फ्रैक्शन में ये बढ़ना हो गया इसमें। अगर तुमने हार्डवर्क बढ़ाया तो ये इनवर्स वाली ये वाली वैल्यू ओवरऑल क्या हो गई? कम, तो मार्क्स कम हो गया ना इस हिसाब से। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हार्डवर्क से तो नहीं है ना, पर इससे है। तो समझ आया? अब क्लियर है? ठीक है। हर्षित, इज दिस क्लियर? अनुभव? सर हाँ बोलो। सर अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर तो फिर एक जो आपने यूनिट्स लिखी है सर ये गलत नहीं है लास्ट वाली? ये वाली ये हाँ सर 6 वोल्टेज अगर 30 एम्पीयर है तो 12 वोल्टेज 40 एम्पीयर। मैंने ये थोड़ी बोला कि मैंने ये नहीं बोला कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैंने एग्जांपल तो इंस्टाग्राम और हार्डवर्क का दिया है। अभी मैं वोल्टेज और करंट पे तो आया नहीं ना। सर नहीं वो उस पे आप नहीं है सर, बट ऐसे ग्राफ में देखें सर जैसे पॉइंट प्लॉट ग्राफ में या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखेगा या इनवर्सली, राइट? बट जैसे पॉइंट्स प्लॉट हो रहे हैं सर तो फिर 12 वोल्टेज तो 60 एम्पीयर होगा ना, सॉरी 40 एम्पीयर होगा ना। मैं कह रहा हूँ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, यही पूछ रहे हो ना तुम? सर मैं ग्राफ की बात कर रहा हूँ। हाँ ग्राफ में बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? क्या प्रूफ क्या करना चाह रहे हो? ग्राफ में दिखाना क्या चाह रहे हो वो पूछ रहा हूँ सर कि 12 वोल्टेज 60 एम्पीयर नहीं होगा, 40 एम्पीयर होगा। 12 वोल्ट पे 60 एम्पीयर नहीं होगा, क्या होगा? 40 एम्पीयर नहीं होगा। 40 क्यों होगा? क्योंकि जिस तरह से इंक्रीज हो रहा है सर, अगर 2 वोल्टेज 10 एम्पीयर है, हाँ 2 वोल्टेज 20। दो रुपए में 5 टॉफी, कितनी? 2 रुपए में 10 टॉफी, तो एक टॉफी का रेट कितना है? 5। 4 रुपए में 20 टॉफी, तो एक टॉफी का रेट कितना है? 5। 6 रुपए में 30 टॉफी, कितना रेट है? 5। 12 रुपए में 60 टॉफी, तो कितना है? 5। अब बोलो हर्ष। ओके सर है ना? हाँ बोलो। सर जैसे कि हम वो मार्क्स और ये साइड करते हैं हार्ड वर्क लिखा हुआ है और इसके साथ में एक ऑप्शन दे रखा है मार्क्स और ये वाला टाइप करके वो दे रखा है हार्ड वर्क की, यानी दोनों में हार्ड वर्क दे रखा है। जैसे मैंने पूछा था यूनिवर्सिटी। अच्छा तुम कह रहे हो मार्क्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्डवर्क, तो है ही, ये कह रहे हो। और ये जो वो है मार्क्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन में 1 हार्ड वर्क। तो इसमें से अगर ये आ गया कि डायरेक्ट वो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट्स लाइक मैं बोलूँ बात में, इट्स लाइक तुम जो बोल रहे हो ये है, मैं बोलूँ कि क्या बोलूँ मैं?
कुछ बोलने के लिए छोड़ा ही नहीं तुमने। पॉइंट इज दिस कि एक ही चीज का एक रिलेशन हो सकता है ना। देखो प्राइस, टोटल प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। कितनी तुम टॉफी खरीदते हो क्वांटिटी, उतना उसका प्राइस होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और तुम बोलो टोटल प्राइस इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। कैन इट बी ट्रू? इनमें से एक ही बात सच होगी ना, है ना। तो एक चीज या हार्डवर्क नहीं तो यहाँ पे कुछ और रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे तुम लिख सकते थे दो रिलेशन नहीं हो सकते ना एक ही चीज के। हाँ, अगर ये लिखा होता तो इसका मतलब हार्डवर्क बढ़ने से मार्क्स कम हो रहे हैं, ठीक है। दोनों तो हो ही सकते। नहीं क्या चीज? अच्छा किसका? अभी वो बाद में लिखते हैं, पहले मार्क्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्ड वर्क, यस और नो? अच्छा, और मार्क्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम स्पेंट ऑन इंस्टाग्राम, यस और नो? अगर हमें फिजिक्स में कभी फॉर्मूला बनाना होता है किसी चीज का, जैसे मेरे को मार्क्स का फॉर्मूला बनाना है, तो जिन जिन चीजों पे वो प्रोपोर्शनल है उनको एक साथ ले लेते हैं। उनको कैसे ले लेते हैं? एक साथ। तो हम बोलेंगे मार्क्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्ड वर्क डिवाइडेड बाय टाइम स्पेंट ऑन इंस्टाग्राम। ये सब लिखना है तुम्हें, ये लेम चीजें नहीं है, ये सब अभी काम आने वाली चीजें हैं। मेरे समझाने का तरीका अलग है पर समझना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, ये सब लिखना है। तो मार्क्स, इसी से तुम सीखोगे कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। वो मैं तेरी बात में बाद में बताऊंगा। वो इंस्टाग्राम की जगह हार्ड वर्क तो यही होगा ना कि दोनों सेम ही होंगे। नहीं, वो होगा ही नहीं ना। नहीं सेम ही होंगे। नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे। नहीं, वो हो ही नहीं सकता। एक चीज का एक ही रिलेशन हो सकता है ना, दो नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते दो, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर मार्क्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्ड वर्क, मार्क्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंस्टाग्राम, तो कैन आई से मार्क्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन ऑफ हार्ड वर्क डिवाइडेड बाय इंस्टाग्राम, यस और नो? हार्ड वर्क बढ़ने पे मार्क्स बढ़ेंगे और इंस्टाग्राम बढ़ने पे मार्क्स कम होंगे। ये बात समझ में आई? अब अगर मुझे इनका फॉर्मूला बनाना है फिजिक्स में, तो मुझे इक्वल, एक सेकेंड को बस, मार्क्स को इक्वल करना है तो मुझे कांस्टेंट चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? कांस्टेंट। हार्ड वर्क डिवाइडेड बाय इंस्टाग्राम। तो जब तुम्हें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल बनाना हो, क्या बनाना हो? इक्वल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इफ आई वांट टू मेक इट इक्वल, तो मुझे एक चीज की जरूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। अगर कभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल साइन बनाना हो तो हमें कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। ये कांस्टेंट कैसे मिलेगा? ये तब मिलेगा जब हम साइंस में रिसर्च करेंगे। देखो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं जो ये चीजें पढ़ते हैं, है ना पुण्य? फोन है क्या हाथ में? था क्या हाथ में? था ना? नहीं सर, इससे बोलो सर, कुछ भी नहीं कहा आपने, मैं तो इधर ही देख रहा हूँ। अच्छा, सॉरी सर। हाँ, मुझसे छुपता नहीं है। सर मेरे हाथ में भाई कुछ तो और देख रहे थे। एनीवेज, तो मार्क्स, मैं कह रहा था रिसर्च होती है, साइकोलॉजिस्ट है ना, रिसर्च करते हैं, वो बड़े वेले हैं, उनको यही करना है। अखबारों में न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते जो तुम्हारी मम्मी बोलती है देखो क्या लिखा है, वीडियो गेम खेलने से प्रॉब्लम होती है बच्चों को, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा टाइम करने से, ऐसा होता है कि नहीं? तो ऐसी स्टडीज होती हैं। क्या होती हैं? स्टडीज। तो साइंटिस्ट ने स्टडी करी, एक साइंटिस्ट था, उसने यही स्टडी किया कि बच्चों के मार्क्स, इट कैन बी रियल स्टडी साइंस में, कि बच्चों के मार्क्स हार्डवर्क से कितने प्रोपोर्शनल है और इंस्टाग्राम पे टाइम स्पेंड करने से कितने इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब उसने ये स्टडी करी, उसने एक बच्चा देखा, उसने 2 बच्चे देखे, फिर उसने 4 बच्चे, 100 बच्चों पे स्टडी करी, सर्वे लिखा और फिर उनके मार्क्स देखे पेपर में और उनका टाइम स्पेंड ऑन इंस्टाग्राम वगैरह देखा, तो उसे ये कांस्टेंट मिलता है। उसे क्या मिलता है? कांस्टेंट। तो उसे कांस्टेंट मिलेगा, उस कांस्टेंट की वैल्यू ऑब्जर्वेशन से मिल जाएगी और वो ये फॉर्मूला बना के अपना रिसर्च पब्लिश कर देगा। समझ में आई बात? तो
कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को मुझे इक्वल करना हो तो आई नीड अ कांस्टेंट। वो कांस्टेंट तुम्हें बुक डायरेक्ट दे देता है। बुक क्या देता है? डायरेक्ट। तो ये सब मैं क्यों पढ़ा रहा हूं उस पर आते हैं, वो लास्ट पार्ट, कि मैं ये कह रहा हूं यहां पे जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रही है, यस और नो? करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज बढ़ रही है, वोल्टेज बढ़ रही है तो करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रही है तो करंट बढ़ रहा है, यस और नो? तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब मुझे इसको इक्वल बनाना है। क्या बनाना है? इक्वल। तो मुझे क्या लगेगा? कांस्टेंट लगेगा। और वो जो कांस्टेंट है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट डिपेंड करेगा मटेरियल क्या है, पर कांस्टेंट गिवन होगा। तो मैं ये कह रहा हूं जब v को हम i के इक्वल बनाना चाहते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है एंड दैट कांस्टेंट इज रेजिस्टेंस। ये वाली बात समझ में आई? तो क्या ये बात उस बात से अलग है जो हम पहले कर रहे थे? नहीं। तो देखो रेजिस्टेंस का पहले भी हमने सीखा था, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? v अपॉन i। और अब फॉर्मूला क्या आ रहा है रेजिस्टेंस का? v अपॉन i। तो मैंने रेजिस्टेंस को तुम्हें दो नजरिए से सिखाया है। एक नजरिया ये था कि कौन कितना करंट को पास करता है, राइट? ये समझ आया था। दूसरा नजरिया ये था कि जब हम वोल्टेज और करंट का रिलेशन लेते हैं तो उनके बीच में एक कांस्टेंट वैल्यू आती है और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है? रेजिस्टेंस। वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है? रेजिस्टेंस। ठीक है, तुम यहाँ पे निकाल के देख सकते हो। इस पे हम और बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टाइप ऑलराइट, आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास।